एवरीथिंग इज फाइन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये कुछ इनिशियली कुछ इशू आ रहा था, चलिए जल्दी से। सो जय हिंद ऑल, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आई होप ईच वन ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। चलिए करते हैं आज का सेशन अब शुरू। अब पिछले सेशन में हमने पॉलिटी की शुरुआत की और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था अब बताइए, अब क्लियर है? क्लियर है अभी इस समय? अब क्लियर है? अब जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब सब क्लियर है या नहीं। ये आज पता नहीं क्या कुछ इशू आ रहा है। चलिए एनीवेज, इज इट क्लियर नाउ? अब ठीक है सब? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब सेशन को। अब यहां पर अगर देखा जाए, अरे आकाश जी चिंता मत करो, देखो मैं जो भी जरूरत की चीजें हैं ना वो हिंदी इंग्लिश में लिखता हूं। और ये कोई ऐसा, आकाश जी आप बताइए कि ये इसमें कौन सी ऐसी भारी अंग्रेजी है जो समझ नहीं आ पा रही? ठीक है, ये तो बड़ी आम अंग्रेजी की भाषाएं हैं, ठीक है। और देखो मैं आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को हमेशा एक चीज कहता हूं, अगर आपको आम बोलचाल की भी अंग्रेजी की भाषा समझने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो आपके लिए फौज में अफसर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा ना कोशिश करो, कोशिश जरूर करो कि अगर कोई भी टफ इंग्लिश का वर्ड भी है ना, तो मैं तो सब कुछ हिंदी में बता ही रहा हूं, आप भी अपनी तरफ से मेहनत करो। इंग्लिश से ना नाराजगी नहीं होनी चाहिए किसी को। मैं कई बार देखता हूं जैसे आकाश जी का मैसेज आ रहा है कि सर हिंदी में लिखो। अरे आकाश जी, अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ेगी अगर अफसर बनना है, ठीक। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करो, मैं आपको बीच बीच में सब बताता रहूंगा, ठीक। चलिए अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत का संविधान कैसे बनाया गया था, ठीक। अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि भारत का संविधान अगर बनाया गया था, तो भारत का संविधान बनकर हुआ तैयार, ठीक। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश भर में लागू कर दिया गया, ठीक। तो अब यह सवाल उठता है कि हमारा जो संविधान पूरे देश भर में लागू किया गया, उसकी कुछ खासियतें थी, ठीक है, उस संविधान की कुछ कुछ खास बातें रही, ठीक है। अब ये जो खासियत रही हमारे संविधान की वो क्या थी, ठीक। तो आप देखिए कि आज के सेशन में हम लोग शुरू करेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का लागू कर दिया गया, उसके स्पेशल फीचर्स क्या थे, ठीक है। स्पेशल फीचर्स का मतलब कि कुछ ऐसी खास बातें जो तकनीकी तौर पर सिर्फ भारत के संविधान में देखी गई। क्लियर? चलिए अब यहां से अगर शुरुआत की जाए, तो ये जो भारत का संविधान है, ठीक है, इससे जुड़ी हुई अगर हम बातों की देखते हैं, ठीक, तो सबसे पहली जो खास बात है कि ये भारत का संविधान लेंदिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। लेंदिएस्ट का मतलब ये अभी तक बनाया गया सभी देशों के संविधान से अगर हम जोड़कर देखें, तो भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है, सबसे बड़ा, एक सबसे ज्यादा बल्कि संविधान है, ठीक। इनके कंपैरिजन में आप ये देखते हैं, अमेरिका का जो संविधान है, जो सबसे पहले अमेरिका का संविधान बनाया गया था, उसमें टोटल 7000 शब्द हैं और सिर्फ 7 आर्टिकल हैं, ठीक। अब ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां पर
आप देखते हैं कि जब ये इनिशियली शुरुआती दौर में, जब 1949 में ये संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, तो उस समय पर जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है, इस संविधान में टोटल 395 आर्टिकल थे। ठीक, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 395 आर्टिकल थे, जिन्हें 22 पार्ट्स में ग्रुप किया गया था। मतलब 22 पार्ट्स का मतलब उन्हें 22 अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप किया गया था। ठीक, और उसमें उस समय पर सिर्फ 8 शेड्यूल हुआ करते थे। अगर किसी को भी ये दिक्कत आ रही है कि आर्टिकल, पार्ट और शेड्यूल क्या होते हैं, इसका मतलब आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी। ठीक, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि ये पार्ट्स, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स ये होते क्या हैं। ठीक, अच्छा, अब कोई भी चीज बहुत डिटेल्ड होने का मतलब, लेंदी होने का मतलब, बहुत लंबा होने का मतलब, बारीकी से एक एक चीज उसमें बताइए, उसका क्या फायदा है? उसका यह फायदा है कि हर जरूरी पहलू पर खास ध्यान दिया गया है। ठीक, यही तो मतलब है। इसी की वजह से तो कोई भी अगर हम चीज की बात करें तो वो लेंदी हो जाती है, वो लंबा हो जाता है। आप देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने बारे में 10 शब्दों में बताइए, ठीक है, तो आप अपने बारे में कम चीज बताएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने ऊपर एक ऐसे लिखिए 200 शब्दों का, तो आप उसे जितनी अपने बारे में बारीकी होगी, ज्यादा बातें होंगी, उसमें बताई जाएगी। ठीक, अब आज के समय पर अगर हम देखें, ठीक है, 2026 में अगर हम देखें, तो ये जो भारत का संविधान है, जब ये बन गया, तो उसके बाद जरूरतें पड़ने पर इस संविधान में संशोधन भी किए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन। ठीक, अब ये जो संवैधानिक संशोधन किए गए, उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो लास्ट आर्टिकल है, इसका नंबर तो 395 ही है, पर आज के समय पर अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो 470, 480 से भी ज्यादा आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे बढ़ते गए। अब आप सोचोगे, अरे सर, जब आखिरी आर्टिकल का नंबर 395 है तो 470 कैसे हो सकते हैं? अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके स्कूल में सिर्फ 12 क्लासेस हैं, ठीक है, तो बात कहनी गलत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्कूल्स में अगर हम देखते हैं तो क्लासेस तो सिर्फ 12th तक है, पर जब बच्चे किसी क्लास में ज्यादा हो जाते हैं तो उन्हें हम एक्स्ट्रा सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी जब जरूरत पड़ी किसी चीज की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हमने कुछ अलग अलग सब पार्ट्स बना दिए, सब आर्टिकल्स बना दिए। मतलब जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में संवैधानिक जिम्मेदारियां दी गई हैं, ठीक है, नागरिकों के लिए कुछ संवैधानिक जिम्मेदारियां दी गई हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक उनकी जिम्मेदारियां भी हैं। ठीक है, अब ये जो मौलिक जिम्मेदारियां हैं, इनके आर्टिकल है आर्टिकल 51A, 51A। ठीक, 51A जो है, अब आप देखिए कि यहां पर जो ये 51A बोला गया, ठीक है, उसमें क्योंकि 51 में तो डीपीएसपी की बात की गई, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं, ठीक, और 52वां जो आर्टिकल है उसमें राष्ट्रपति की बात कर ली गई। तो उससे पहले भारत के जो सभी नागरिक थे, उनके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, देश के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन्हें बीच में एक आर्टिकल 51A करके बता दिया गया। ठीक, अब ये 470 आर्टिकल है। अब जैसे जैसे हमारे देश में आर्टिकल बढ़ते चले गए, ठीक है, उसके बाद ये जो 22 पार्ट थे, ठीक है, ये बढ़ के 25 हो गए। ठीक, ये जो 8 शेड्यूल थे, ये बढ़ के हो गए 12 शेड्यूल। क्लियर? तो आपके से अगर आज के समय पर कोई पूछे कि टोटल कितने आर्टिकल हैं, आप बोलोगे सर टोटल आर्टिकल तो 395 ही है, पर अगर पार्ट्स, सब पार्ट्स मिला लें तो 470 से भी ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, तो 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल भी बताए गए हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले सेशन में शैली जी एक एक चीज डिस्कस करूंगा, ये पार्ट, शेड्यूल सब बताऊंगा क्या क्या है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिए, अभी तो बहुत इंट्रोडक्टरी चीज पढ़ रहे हैं हम। ठीक, अच्छा, अब आप देखिए कि ये भारत का जो संविधान जब ये बनाया गया, ठीक है, इसे बहुत डिटेल्ड बनाया गया। ठीक है, डिटेल का मतलब है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें लिखी गई, उन्हें सबको जोड़ के लिखा गया।
ठीक। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे बनाने में तकरीबन कितने 2 साल 11 महीने का समय लग गया, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए अमेरिका जैसे देश का जो संविधान है उसमें सिर्फ 7,000 शब्द है, ठीक। और भारत का ये जो संविधान है इसमें अगर टोटल देखा जाए तो 1,17,369 वर्ड्स हैं। क्लियर। तो हमारा जो संविधान है वो कितना एक डिटेल बनाया गया, हर छोटे से छोटे पहलू के ऊपर ध्यान दिया गया, ठीक। अब ये यहां पर इसीलिए भारतीय संविधान को लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि पूरे दुनिया भर का सबसे ज्यादा लेंदी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा जो संविधान है वो ये भारत का संविधान है, ठीक। अगली चीज यहां पर आती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी देश हैं, ठीक है, जिनका संविधान जो है वो लिखित नहीं है। मतलब उन संविधानों में उन्होंने अपने देश का संविधान तो कुछ नहीं लिखा, ठीक, पर उस संविधान में उन्होंने उसके लिए जब जरूरत पड़ी तो कानूनों को लिखित बना दिया, ठीक। अब लिखित संविधान का क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आप किसे सपोज आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा आज 4 बजे ये काम कर दियो, ठीक है, कि बेटा आज 4 बजे जो है तू बाजार से जाके ये सामान ले आना, ठीक। अब आप पढ़ाई में इतने मग्न हो गए कि आप भूल गए, ठीक। मम्मी आई 6 बजे, उन्होंने पूछा बेटा ये सामान ले आया, आपने कहा मम्मी मैं तो भूल गया, ठीक। पर अगले दिन आपकी मम्मी ने क्या करा, आपसे ये कहने की जगह कि 4 बजे सामान ले आना, वो आप जहां पर पढ़ रहे थे, आप जहां पर बैठे हुए थे, वहां पर उन्होंने कागज लिख के चिपका दिया, ठीक, कि 4 बजे बाजार जाके ये सामान लेकर आना है, ठीक। अब आप जो है कुछ भी हो जाए, आप कितने भी मग्न होके पढ़ें, फिर भी आप भूलोगे नहीं कभी इस बात को कि आपको 4 बजे ये जाना है, ठीक। यही फायदा भारत के संविधान का है, ठीक है। अब देखिए भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटीज का देश है, ठीक। अब ऐसे देश में, हमारे देश में अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग हमारे देश में धर्म हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ठीक। अब सभी लोगों के लिए अधिकार जो हैं, ठीक है, उन अधिकारों को बचा के रखना, संरक्षित करना बहुत मुश्किल है, ठीक। तो ऐसे में भारत के जब संविधान निर्माता थे, ठीक, उन्होंने कहा कि भैया भारत में हमें लिखित संविधान चाहिए, ठीक है। भारत के ऊपर अंग्रेज राज कर रहे थे, ठीक। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखित नहीं है, ठीक। ब्रिटिश जो है उन्होंने संविधान अपना नहीं लिखा है, सिर्फ जो कानून देश में नए बनाए जा रहे हैं सिर्फ उन्हें लिखते जाते हैं, ठीक। तो भारत में ये महसूस हुआ कि हमारे देश में तो एक लिखित संविधान होना चाहिए, क्योंकि अगर संविधान लिखित नहीं होगा तो किसी भी प्रकार से देश के जो सभी विविध लोग हैं, सभी जो डाइवर्सिफाइड कल्चर हैं, उन्हें कहीं इग्नोर ना कर दिया जाए। इसलिए इस संभावना को खत्म करते हुए संविधान को लिखित बनाया गया, ठीक। अब अगली चीज देखिए, तो यहां पर हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन फ्रेमवर्क है। हर व्यक्ति को कहीं भी कोई भी संविधान का उल्लंघन अगर करेगा तो हर व्यक्ति कहता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, उस आर्टिकल में ये चीज लिखी हुई है तो आप इसलिए ऐसे नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये लिखित चीज जो है वो काफी जरूरी रही, ठीक। रिटन के बाद अगला चीज आती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है, ठीक। पार्लियामेंट्री मतलब यहां पर हमारा जो संविधान है उसमें संसदीय व्यवस्था है, ठीक, संसदीय व्यवस्था, ठीक। अब ये संसदीय व्यवस्था का क्या मतलब है, ठीक, कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में संसदीय व्यवस्था क्या होती है, ठीक। अच्छा, बाकी आई होप आप सभी लोग जो हैं उन्हें समझ आ रहा है पॉइंट, ठीक है। आप जो भी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई हैं मैं आपको हिंदी में भी वो समझाता जा रहा हूं, ठीक है, और जब आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में आपको मिल ही जाएगा, ठीक। अभी क्योंकि शुरुआत में कुछ ऐसी चीजें हैं, वैसे तो आपने देखा होगा कि हिस्ट्री की क्लास जैसे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लाता हूं, ठीक है, पॉलिटी भी हिंदी इंग्लिश दोनों में लाऊंगा, पर ये कुछ जरूरी चीजें जो आपको सिर्फ इंग्लिश में समझनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आता है ना वो आपको हिंदी रूपांतरण तो लिखा मिलता है पर वो कई बार इंग्लिश के ही शब्दों का मिलता है, ठीक।
चलो अब ध्यान से सुनो। भारत में संसदीय व्यवस्था है। इस संसदीय व्यवस्था का क्या मतलब है? ठीक, इसका एक खास मतलब यह निकलता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक नई चीज लाई गई, जिसे हम लोग बोलते हैं बहुमत की सरकार। ठीक, बहुमत की सरकार। ठीक, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि रूल ऑफ मेजॉरिटी। ओके, भारत में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो व्यक्ति जो जिस जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस पार्टी, उस दल की सबसे ज्यादा सीट जीतेंगे, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ठीक, भारत में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कब तय किया जाता है? जब राज्य में चुनाव होता है और उस दल के व्यक्ति को, ठीक है, उस दल के व्यक्ति को सबसे ज्यादा सीट मिलती है या उस दल के नेता को सबसे ज्यादा सीट मिलती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखना है कि किस प्रकार से भारत में, ठीक है, यहां पर सरकारें बनती हैं। ठीक, ओके, आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लास सही चल रही है नहीं। बताओ भाई। बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही किसी को? ठीक, चलिए अब यहां पर आप ये देखिए कि किस प्रकार से यहां ये जो सभी परिस्थितियां हैं ये तय की गई। ठीक, ओके, अब इन्हें तय किया गया कैसे, सभी चीजें बताई गई। ओके, क्लास तो सही चल रही है ना? चलो अब अगली चीज यहां पर हम लोग देखते हैं, अगली जो व्यवस्था आती है। ठीक, यहां पर समझ गए? हाँ, चलिए अब देखिए, ये भारत में बहुमत की सरकार है। ठीक, बहुमत की सरकार का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा सीट लाएगा, जो सबसे ज्यादा समर्थन पाएगा, उसकी सरकार भारत में बनाई जाएगी। ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब आप देखते हैं कि कुछ ऐसे देश हैं, ठीक है, जैसे अमेरिका, वहां पर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब कि वहां पर जो लोग हैं, ठीक है, वो अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति को यहां पर अगर चुना जाए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे भारत में अगर देखा जाए तो भारत में हम डायरेक्टली प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते। ठीक, वहां भारत में हम जो है, ठीक है, चुनाव करते हैं अपने सांसद का, और जो सांसद है, ठीक है, वो यहां पर चुनते हैं अपने प्रधानमंत्री को। क्लियर? तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो बहुमत की सरकार बनाता है। ठीक है, पर प्रेसिडेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट चुना जाता है। जरूरी नहीं है कि वहां पर संसदीय व्यवस्था में उसका बहुमत हो। ठीक, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो हेड चुनने का अधिकार है, हेड चुनने की जो व्यवस्था है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में ज्यादा व्यवस्थित है, ज्यादा अच्छी है जो बनाई गई है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, इसमें ये जो बहुमत है, ठीक, इस बहुमत का सबसे बड़ा क्या फायदा है कि लोगों को जब ये लगता है कि भैया अगला चुनाव आ रहा है और यहां पर इस व्यक्ति ने सही से काम नहीं किया, ठीक है, तो उस व्यक्ति को हटा भी देते हैं। ठीक, तो यहां पर आप देखिए कि पार्लियामेंट्री व्यवस्था जो है, जो संसदीय प्रणाली है, उसमें अकाउंटेबिलिटी थोड़ी हाई रखी गई है। ठीक, अगला फेडरल सिस्टम। ठीक है, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है संघीय व्यवस्था। ठीक, संघीय व्यवस्था। ठीक, अब ये संघीय व्यवस्था क्या है? ठीक है,
संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि भारत एक संघ है, ठीक। भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ठीक। भारत एक राज्यों का संघ है। राज्यों के संघ का मतलब है कि समूह है, ठीक। तो हमारे देश में अगर इस बात की हम लोग देखें कि ये फेडरल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फेडरल सिस्टम का मतलब है कि हमारे देश में केंद्र में भी सरकार है, ठीक है। आपने देखा ना, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। राज्यों में किसी राज्य में योगी जी की सरकार है, किसी राज्य में मोहन सिंह यादव जी की सरकार है, किसी राज्य में नीतीश कुमार जी की सरकार है, किसी राज्य में भगवंत मान जी की सरकार है, किसी में स्टालिन जी की सरकार है, ठीक। तो हमारे देश में सरकारें जो है वो राज्यों में भी बनाई गई और केंद्र में भी बनाई गई, ठीक। और इन सभी चीजों में एक खास बात यह रखी गई कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि सारे अधिकार सिर्फ केंद्र के हाथ में हो, हमारे देश में अधिकार राज्यों के भी हाथ में रखे गए हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से हमारा जो भारत है वो राज्यों के अधिकारों को जोड़कर बनाया गया एक देश है, ठीक। पर एक सवाल आपके एग्जाम में आता है कि इंडिया को हम कौसी फेडरल क्यों कहते हैं, ठीक है। कौसी वर्ड का मतलब होता है सेमी, ठीक है। ये जो कौसी फेडरल है, इस वर्ड का मतलब है सेमी, सेमी फेडरल, ठीक है। कि भारत पूर्ण संघीय राष्ट्र नहीं है, भारत जो है वो एक अर्ध संघीय राज्य है, राष्ट्र है, ठीक है। अर्ध संघीय का मतलब कि भारत जो है वो अमेरिका की तरह नहीं है, ठीक है। हमने ये मॉडल जो है वो तो लिया अमेरिका से, ठीक है। हमने ये मॉडल अमेरिका से लिया, पर भारत जो है पूर्णतया अमेरिका नहीं है। आपको पता है अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में जो अमेरिका देश है उसकी भी नागरिकता मिलती है और वहां जो राज्य हैं उनकी भी नागरिकता मिलती है, ठीक। तो वहां अमेरिका में जो राज्य हैं उन्हें भी एक आजाद समूह का अधिकार है, पर ऐसा भारत में नहीं है। भारत में इसे अर्ध संघीय क्यों कहते हैं? क्योंकि जरूरत पड़ने पर कुछ ऐसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो राज्यों के अधिकारों को खत्म कर सकते हैं और सारी पावर अपने हाथ में ले सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए भारत को कौसी फेडरल, एक अर्ध संघीय राज्य बोला गया है, ठीक। चलिए, अगला आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये बहुत अच्छी चीज है भारत में, ठीक है। भारत में आप एक चीज देखें, ठीक है, कि भारत में कोई भी एक व्यक्ति या एक समुदाय ऐसा नहीं है जिसके हाथ में सारी पावर हो, ठीक। जैसे भारत में अगर हम प्रशासन की बात करें, ठीक। भारत में अगर हम प्रशासन की बात करें तो उस प्रशासन की बात में, ठीक है, एक चीज आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर, ठीक है, आप कि भारत में तीन प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, ठीक है। तीन प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, ठीक है। और इन तीनों व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए करें, ठीक है, तो आप लोग एक चीज समझ सकते हैं कि ये जो भारत का संविधान है, ठीक है, उसने तीन प्रकार के लोगों का जिक्र किया है, ठीक है। उसने तीन प्रकार के लोगों का जिक्र किया है, ठीक। और वो तीन प्रकार के लोग कौन है, ठीक है, वो तीन प्रकार के लोग कौन है? उसमें पहला जो है, ठीक है, वो हम अधिकार देते हैं कानून बनाने वालों को, ठीक है। जैसे जिसे बोला गया लेजिस्लेचर, ठीक है। कानून बनाने वाले, ठीक। कानून कहां बनते हैं? हमारे देश में कानून बनते हैं संसद में, ठीक है। राज्य में अगर हम बात करें तो कानून कहां बनते हैं? राज्य में कानून हमारे बनते हैं विधानसभाओं में, ठीक। तो हमारा जो देश है, ठीक है, वो कहता है कि हमारे देश में हर प्रकार से ये जो कानून बनाने वाले हैं, ठीक है, उसके मुकाबले, ठीक है, सारी जो अधिकार हैं वो उन लोगों को दिए गए हैं,
ठीक है, तो ये स्वतंत्र निकाय के तौर पर ये काम करते हैं। ठीक है, अब ये त्रिस्तरीय सरकार भी बनाते हैं। ठीक है, और उसमें आप लोग एक और चीज देखते हैं कि यहां पर ये जो कानून बन गया, इस कानून को लागू कौन करते हैं? ठीक है, इस कानून को लागू करते हैं जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक, अब ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं को कानून लागू करने वाले, ये कैसे, कौन है कानून लागू करने वाले? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल है वो हमारे देश भर में आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री, उनके मंत्री अलग अलग मंत्रालय संभालते हैं और ये जो कानून बनाए गए हैं इन्हें कानूनों को लागू करते हैं। क्लियर? तो यहां पर ये कानून बनाने का काम जो संसद ने किया, राज्य में विधानसभाओं ने किया, उन्हें लागू किया केंद्र में प्रधानमंत्री ने, राज्यों में लागू किया उन्हें मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने। ठीक, और तीसरी चीज जो है वो आती है जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक, अब ये जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का मतलब है कि हर कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक, राज्यों में हाई कोर्ट जो है वो ये तय करते हैं कि ये जो कानून बनाए गए हैं क्या ये संवैधानिक है या नहीं, ये जो कानून लागू किया गया है क्या वो संवैधानिक तरीके से लागू किया गया है या नहीं। ठीक, तो भारत में एक ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है कि हर व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो अलग अलग रखे गए हैं। पूर्ण रूप से कंप्लीट पावर किसी भी एक को नहीं दी गई जो भारत में चाहे तो अपनी मनमर्जी चला सके, ये अधिकार किसी को नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए आप देखिए कि हमारे देश में एक प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो बहुत एक अलग प्रकार से स्थापित की गई। ठीक, अब अगर ये लेजिस्लेचर, ये जो संसद है, अगर ये कोई कानून बना दे और कानून संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करे, तो जुडिशरी उसे कैंसिल कर देगी। ठीक है, अब ये अगर एग्जीक्यूटिव जो है ये किसी प्रकार से व्यवस्था का उल्लंघन करे तो इन्हें हटाया जा सकता है संसदीय व्यवस्था के द्वारा। ठीक, अगर जुडिशरी का काम है सिर्फ ये तय करना कि कानून सही बना है या नहीं, जुडिशरी खुद कानून नहीं बना सकती, न्यायपालिका कोर्ट खुद कानून नहीं बना सकता। क्लियर? तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो हमारे देश में बहुत अलग प्रकार से तय की गई हैं। ठीक है, ओके, तो ये सभी जो चीजें हैं ये आपको समझना है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला आता है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। ठीक है, अब ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी जो है, ठीक है, ये क्या है? ठीक है, हमारा जो संविधान है, रिजिडिटी का मतलब है कठोर, और हमारा जो संविधान है वो लचीला भी है। क्लियर? कि हमारा ये जो संविधान है वो कठोरता और लचीलापन, इन दोनों का एक मिश्रण है। ठीक, अच्छा, अब ये किस चीज से बात की गई? ठीक है, ये किस चीज से बात की गई? तो ये जो कठोर और लचीलापन है इसकी अगर हम बात करते हैं, इट इज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संविधान का जो संशोधन है, ठीक है, उस संशोधन को ध्यान में रखते हुए ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं ये लाई गई हैं। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब है संवैधानिक संशोधन। ठीक, अब आप देखिए हमारे देश में संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना या बदलना बहुत आसान नहीं है। ठीक है, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना जो है वो मुश्किल भी नहीं है। ठीक, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो जरूरत की चीजें हैं, ठीक है, उन्हें उनमें आसानी से बदलाव लाया जा सकता है।
ठीक। और कुछ ऐसी चीजें जो हमारे देश के संघीय व्यवस्था को बदलती है, हमारे देश में केंद्र और राज्य के जो अधिकार हैं उनके ऊपर असर डालती है, उन्हें बदलना बहुत मुश्किल रखा गया है। ठीक। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक कहा है कि ये कठोर भी है और जरूरत पड़ने पर लचीला भी है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, ठीक है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत से बदला जाता है। ठीक। और कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें संसद जो है, जो लोकसभा और राज्यसभा है, वो ही बदल देते हैं। उन्हीं की सिंपल मेजॉरिटी जो है, उन्हीं का जो एक साधारण बहुमत है, उसी से बदल सकते हैं। क्लियर। तो ये सभी जो प्रोविजंस हैं वो ये बताते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, कठोरता और लचीलेपन का एक कॉम्बिनेशन, मिश्रण इसीलिए बनाया गया है ताकि जरूरत के हिसाब से संविधान का इस्तेमाल किया जा सके। क्लियर। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये आर्टिकल 368 में डाले गए हैं। ठीक। क्लियर। हाँ जी यथीश जी, पॉलिटी वनडे एग्जाम के लिए, और कोई 2-3 दिन का भी पेपर क्या होता है, पेपर तो एक दिन का ही होता है, बाकी तो एसएस भी होता है। ठीक। चलो, तो ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको समझनी है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक। अगला आता है जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स, ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक। मौलिक अधिकार। ठीक। अच्छा, अब आप देखिए कि हमारे देश का जो संविधान है वो ये कहता है कि हमारे देश में जो लोग हैं उन सभी को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। ठीक। अब कई बार ये हम लोग सोचते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, इन्हें फंडामेंटल राइट्स या मौलिक क्यों बोला जाता है? कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में? ठीक है। अरे बिल्कुल शिवांशु जी, जरूर आना, मेरा तो बहुत सौभाग्य है कि आप आएंगे। ठीक है। चलिए, अब आप मुझे बताइए सभी लोग कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है इन्हें फंडामेंटल क्यों कहते हैं? हम बता सकता है कोई? हमारे देश में तो बहुत अधिकार है, ठीक है, तो इन्हें मौलिक अधिकार क्यों हम लोग कहते हैं? ठीक है, बताइए, कोई बता सकता है ये मौलिक अधिकार? अरे पूनम जी, जब आपने कोर्स लिया है उसी एग्जाम के लिए तो जरूर काम आएगी, काम ना आती तो क्यों पढ़ाई जाती? ठीक। चलिए, अब कई बार आप एक चीज सोचते हैं कि अरे हमारे देश में अधिकार तो बहुत है, ठीक, पर कुछ अधिकारों को हम कहते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कुछ को ऐसे ही हम कह देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो ये इन अधिकारों में फर्क क्या है? ठीक। अब आप एक चीज यहां पर समझिएगा कि हमारे देश में, ठीक, इन्हें फंडामेंटल इसलिए बोला जाता है कि हमारे देश का जो फंडामेंटल लॉ है वो ही इन अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक। तो हमारे देश का जो संविधान है, ठीक, वो ही इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, वो ही इन फंडामेंटल राइट्स की सिक्योरिटी करता है। ठीक है। अब एक चीज आप देखिए कि हमारा देश जो है उसका सबसे जरूरी एक क्या फीचर है? डेमोक्रेसी। ठीक। लोकतंत्र। ठीक। और लोकतंत्र कब मजबूत होगा? जब सब लोगों को बराबरी से अपनी बात रखने का अधिकार मिले। ठीक है। जब सब लोगों को समानता मिले, बहुत बढ़िया, जब सभी लोगों को समान अपनी बात रखने का अधिकार मिले। ठीक। वो कब मिलेगा? जब सभी को एक प्रकार से कानून की नजरों में देखा जाएगा। ठीक। तो ये जो जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स है, ठीक, ये कहते हैं कि भारत में अगर किसी भी व्यक्ति के ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में, ठीक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में ये जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स अगर किसी भी व्यक्ति के वॉयलेट होते हैं, ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति के इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट है,
सर्वोच्च न्यायालय उसमें डायरेक्ट जा सकता है। ठीक, तो अब आप देखिए कि हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उन फंडामेंटल राइट्स को बचा के भी रखा है, उन्हें सिक्योर भी रखा है, ताकि भारत के किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए किसी और कानून के सहारे ना खड़ा होना पड़े। उस व्यक्ति के लिए भारत का संविधान ही इतना मजबूत रहना चाहिए ताकि वो व्यक्ति जो है वो अपनी बात अब जो है वो सही प्रकार से रख सके, उसे भी एक आजादी मिल सके और वो भी डेमोक्रेसी को मजबूत कर सके। क्लियर? तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब कि इन्हें संवैधानिक तौर पर ही बचाया गया है, इन्हें संवैधानिक तौर पर ही यहां पर इनकी रक्षा की गई है। क्लियर? चलो, अब जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स के बाद अगली चीज आती है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, अब हमारे देश में जो न्यायपालिका है, ठीक है, जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका जो न्याय व्यवस्था जो है, ठीक है, वो भी एक प्रकार से, ठीक है, इंडिपेंडेंटली काम करती है। ठीक है, तो आप देखिए इसका मतलब है स्वतंत्र एवं एकल न्याय व्यवस्था। ठीक है, स्वतंत्र एवं एकल न्याय व्यवस्था। ठीक, अब देखिए कि हमारे देश में कैसे कोर्ट बनाए गए हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग कहते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, जिनका मतलब है निचली अदालत। ठीक है, जिन्हें हम लोग कहते हैं निचली अदालत। ठीक है, अब ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कहां होते हैं? वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं वो। ठीक है, कि जब हमारे आप देखते हैं ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो जिले हैं, जिले की अदालतें जो होती वहां पर ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। क्लियर? अब ये जो जिले में अदालतें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स होते हैं, इन्होंने कोई डिसीजन दे दिया और उस डिसीजन के खिलाफ आपको अपील करनी है, तो आप कहां जाते हैं? आप जाते हैं हाई कोर्ट के पास। ठीक, हाई कोर्ट कहां होते हैं? एक स्टेट में, एक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको अगर हाई कोर्ट से भी आप खुश नहीं है तो आप कहां जा सकते हैं? आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट कहां है? ये सुप्रीम कोर्ट है सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर। ठीक, तो हमारे देश की एक खास बात क्या है कि हमारे देश में ये सभी अदालतें जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ठीक, वो अपना काम स्वतंत्र तरीके से करती हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। पर आप देखिए कि इन्हें एक तरफ तो स्वतंत्रता दी गई है, पर इन्हें एक तरफ एकल बनाया गया है। ठीक है, तो ऊपर जो ये सुप्रीम कोर्ट है ये सर्वोच्च है, देश के हर कोर्ट के ऊपर जो फाइनल डिसीजन है, जो फाइनल ऑर्डर है, वो सुप्रीम कोर्ट का लागू होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि ये जो कोर्ट्स हैं ये कैसे इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं और ये कोर्ट्स जो है वो इंटीग्रेटेड, एक एकल तरीके से भी काम करते हैं। ठीक, तो ये सभी व्यवस्थाएं जो हैं इन्हें जानना, इन्हें समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक, क्लियर? चलिए, अब यहां पर अगली चीज अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगली अगर यहां पर व्यवस्था की बात की जाए, ठीक है, तो अगली चीज आप लोग देखेंगे कि यहां पर आती है अगला फीचर, वो है जुडिशियल रिव्यू। अब आप देखिए ये सबसे एक शानदार अधिकार है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी चीज है हमारे संविधान में जो अधिकार देती है कोर्ट को। ठीक है, जो कोर्ट्स को ये अधिकार देती है और ये कहती है कि किसी भी प्रकार से, ठीक, कि ये जो हमारी सरकार है, ठीक है, वो और कोई भी व्यक्ति ऐसा कानून नहीं बना सकता जो संविधान का उल्लंघन हो जाए, जो संविधान का विरोधी हो जाए।
ठीक। तो भारत में कोई ऐसा संविधान नहीं चलेगा जो किसी भी प्रकार से विरोधी हो। ठीक। अब आप देखिए हमारे देश में सेंट्रल लेवल पर जो पार्लियामेंट है, ठीक, संसद, ठीक है, स्टेट लेवल पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, राज्यों में जो विधिक प्रणाली जैसे विधानसभाएं हैं, ठीक है, तो ठीक। अब इन्होंने कोई कानून बना दिया, ठीक है, और ये जो कानून था ये संवैधानिक नहीं था, यह संविधान का उल्लंघन था। ठीक। तो ऐसे केस में आप देखेंगे, ऐसे स्थिति में, ठीक, सुप्रीम कोर्ट, ठीक, और इसके साथ साथ जो राज्य के हाई कोर्ट्स हैं, उन्हें यह अधिकार है कि वो इस कानून का विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, वो इस कानून का विश्लेषण कर सकते हैं और वो ये देख सकते हैं कि क्या ये जो कानून बनाया गया है ये संवैधानिक है या नहीं है। ठीक। और अगर कोर्ट्स को ये लगता है कि ये जो कानून बनाया गया है ये संवैधानिक नहीं है, ठीक, तो कोर्ट इस कानून को निरस्त कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक। तो ये आप लोग देखिए कि ये बहुत बड़ा जो कंट्रोल है वो रखा गया है। ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस सरकार की बहुमत आ जाए वो देश में अपनी मनमर्जी चलाने शुरू कर दे, वो अपने हिसाब से कोई भी उल्टे सीधे कानून बनाना शुरू कर दे। इसे रोकने के लिए ये व्यवस्था तय की गई है। और आप देखेंगे कि ये जो जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है, ठीक है, कि जो भी न्यायिक आदेश है उसका एक बार समीक्षा करना, ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब होता है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो ये जो न्यायिक समीक्षा है ये अधिकार यहां पर दिया गया है। ठीक है, ये अधिकार यहां पर दिया गया है और इस न्यायिक समीक्षा जो है, ठीक है, इस न्यायिक समीक्षा में ये तय किया गया जाता है कि ये जो अधिकार हैं, ये जो आदेश है, ठीक है, ये आदेश अगर संवैधानिक नहीं है तो इस संवैधानिक आदेश को, ठीक है, कैंसिल किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। अच्छा, और आप देखेंगे ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर सर्वोच्च तरीके से लागू है। मतलब कोई राष्ट्रपति ने भी अगर आदेश दे दिया तो और वो आदेश संवैधानिक नहीं है तो उसे भी ये कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर। तो इतनी पावर यहां पर ये कोर्ट्स को दी गई है, क्योंकि कोर्ट जो है उसे माना जाता है कि हमारे देश में आखिरी वो समूह है जो संविधान को बचा के रखेगा। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये जिम्मेदारी है संविधान को बचाने की। सुप्रीम कोर्ट के पास ये जिम्मेदारी है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट कहेगा संविधान को उसी प्रकार से पढ़ा जाएगा, उसी प्रकार से समझा जाएगा। ठीक। तो इसलिए इन्हें पास अधिकार है कि एक न्यायिक समीक्षा ये कर सकते हैं किसी भी आदेश की और उसके बाद ये उसे तय कर सकते हैं। ठीक, समझ आ रही है बात। चलिए अगला आता है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। बहुत एक शानदार चीज। ठीक, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस हमारे देश का जो संविधान है वो कहता है कि हर व्यक्ति को सामाजिक, ठीक, और आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है वो हर व्यक्ति को मिलना जरूरी है। ठीक, सामाजिक और आर्थिक न्याय का मतलब कि हमारे देश में आप देख सकते हैं कि जो कानून बनाए गए हैं, ठीक, वो क्यों बनाए गए हैं कि सोशली, सामाजिक तौर पे हर व्यक्ति की उन्नति हो सके, प्रगति कर सके। ठीक, आर्थिक तौर पर सभी को अधिकार है कि आप अपनी उन्नति, आप अपनी प्रगति के लिए जो आपको सही लगता है वो आप कीजिए।
क्लियर। तो हमारा देश में ये किया गया है कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए अगली चीज आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, अब आप देखिए कि हमारे देश में, ठीक, सभी लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ठीक है। और अब जब आपको एक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं तो आपका कुछ मौलिक कर्तव्य भी है देश के प्रति। क्लियर, आप लोगों का कोई मौलिक कर्तव्य भी है देश के प्रति कि आपको देश ने इतने अधिकार दिए हैं, आप भी देश के लिए कुछ कीजिए। क्लियर, तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये पहले हमारे देश का हिस्सा नहीं थी, ठीक है, हमारे देश के संविधान का हिस्सा नहीं थी। हमारे देश का जो 42वां संशोधन किया गया 1976 में, उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई, ठीक है। तो उस समय पर जो मूल संविधान है, ठीक है, उसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक। और एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति एक बनाई गई थी, उसने रिकमेंड किया, जिसके बाद 42वें संवैधानिक संशोधन में ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें जोड़ा गया, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि ये जो मौलिक कर्तव्य जिन्हें हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज जिन्हें बोलते हैं, ये भारत के हर सिटीजन को ये बताते हैं कि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए पर देश के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है। क्लियर, तो ये अधिकारों के साथ साथ अपने देश, समाज, नागरिक के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, आपको क्या संबंध बनाने हैं, वो यहां पर बनाया गया है, ठीक है। पर खास बात क्या है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक, नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है कि ये अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को वॉयलेट कर देते हैं, मतलब आप किसी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, ठीक है। आपने अगर कोई प्रशासनिक गलत काम किया है, आपने कोई कानून का उल्लंघन किया है, आपने जुर्म किया है, तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है, पर आपको सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो ना करने पर आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए, इसके बाद अगला यहां पर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। अब ये आप देखिए कि एक बहुत मजबूत चीज दी गई हमारे संविधान में, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सल है, सर्वस्व, ठीक है, वयस्क मताधिकार, ठीक। अब भारत का जो संविधान है वो क्या कहता है कि देश में चुनाव कौन से होते हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, ठीक। तो हर व्यक्ति जो 18 इयर्स या उससे ऊपर है, ठीक, उसे वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, ठीक है, हर उस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। उसे जाति, धर्म, रंग इनके आधार पर रोका नहीं जा सकता, ठीक है। हर यहां पर बिना किसी भेदभाव से 18 साल से हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, ठीक। अच्छा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में दी गई है, क्लियर। अब एक चीज आप समझिएगा कि हमारे ये जो संविधान था इसमें पहले ये एज 21 साल थी, ठीक है। तो अर्लियर दिस एज वाज 21 इयर्स, ठीक है। बाद में इस एज को घटाकर 18 इयर्स कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जो एज थी इसे कम करके 18 इयर्स जो था वो यहां पर कर दिया गया, ठीक। और ये जो एज यहां पर 18 इयर्स की गई, ये की गई थी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61वां जो संवैधानिक संशोधन था जो 1988 में लाया गया, उससे ये एज को कम करके 18 साल कर दिया गया था, ठीक। तो ये सभी जो प्रावधान है वो यहां पर हमारे देश में लाए गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम आखिरी एक चीज देखें तो हमारा जो देश है वो सेक्युलर है, ठीक है। सेक्युलर का मतलब है कि हमारा जो देश है उसमें किसी भी प्रकार से कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ठीक है। हमारे देश की एक खास बात है कि हमारे देश में तो कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे देश में,
ठीक है, तो हमारा जो देश है वो एक धर्म निरपेक्ष देश है। ठीक, हमारा जो धर्म है, देश है, वो धर्म निरपेक्ष है। किसी एक धर्म को भारतीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, यहां पर धर्म निरपेक्षता जो है, ठीक है, वो सकारात्मक है। ठीक है, अवधारणा है। ठीक, और हमारे देश में हर व्यक्ति को अपने धर्म को एक इज्जत भरे तरीके से फॉलो करने का अधिकार है कि हर व्यक्ति अपना धर्म जैसे चाहे, जैसे उसे सही लगता है, वैसे वो उस धर्म को आगे प्रैक्टिस कर सकता है, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उस धर्म की जो रीति रिवाज है उन्हें वो फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे धर्म की, हमारे देश की एक खास बात है। सेक्युलर है, धर्म निरपेक्ष है। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ दिस कंट्री। क्लियर? ओके, तो यहां पर बहुत चीजें आती हैं। ठीक है, अब ऐसी चीजें जो हमारे देश के फेडरल फीचर को, फेडरल फीचर का मतलब है कि हमारे देश की जो संघीय व्यवस्था है उसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे, ये सारी जो चीजें पढ़ेंगे इसी का हिस्सा है। ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो एकल व्यवस्था को आगे दर्शाती है। ठीक, अच्छा, अब यहां पर आप देखिए कि एक सबसे मजबूत जो हमारे देश का एक फीचर है कि हमारे देश का जो संविधान है वो विभिन्न अलग अलग सोर्सेस से लिया गया है। ठीक, अब जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, जो डॉक्टर अंबेडकर जी की ड्राफ्टिंग समिति थी, उसने ये देखा कि हमारे देश में तो डाइवर्सिफाइड बहुत है। ठीक है, अलग अलग कल्चर है हमारे देश में। ठीक, अलग अलग जो सामाजिक चीजें हैं वो हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। तो ऐसे में भारत जो विविधताओं का देश है, डाइवर्सिफिकेशन का देश है, ऐसे देश को, ठीक, के लिए एक संविधान कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो उन्होंने, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, उन्होंने 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा देश के जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उन्हें पढ़ा, उन्हें समझा। ठीक, और उसके बाद उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये 11 ऐसे विभिन्न स्रोत हैं, ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हमारे भारत के संविधान की जो सभी जरूरत भरी चीजें थी वो ली गई। क्लियर? ठीक है, तो आज के सेशन में तो अभी हमने पढ़ा सिर्फ फीचर कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे देश ने क्या क्या सुविधाएं किसी दूसरे देश के संविधान से ली थी, वो पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में ये मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछा गया है। क्लियर? चलिए, तो ये सभी चीजें अभी तक हमने देखी। किसी को कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का तो बताओ प्लीज, बताइए। Anyone who has got any doubt in anything that we have discussed today, कोई भी चीज हमने आज पढ़ी है उसमें आप लोगों का कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। बताइए भाई कमेंट सेक्शन में। टॉपिक समझ आया, नहीं आया, कौन सी चीज है जो आप देखनी है, समझना है, बताइए। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आया, टॉपिक से जुड़ी हुई सभी चीजें समझ आई, नहीं आई, बताओ भाई, फटाफट से बताओ, क्योंकि ये सभी आपको समझने जरूरी है। क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है कि ये जो हमने मौलिक अधिकार हैं इनकी क्या क्या जरूरतें हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई आपसे बेसिक चीज पूछ ली गई। तो अभी हम लोग ना, अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू नहीं किया है हमने, अभी हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई जरूरी चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने कुछ डिस्कस ही नहीं करा है। ठीक, चलिए, तो आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप टॉपिक आपको समझ आया। अगले सेशन में मिलेंगे और सोर्सेज पढ़ेंगे अच्छे से। क्लियर? चलिए, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।